हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। बेटा आज आपकी जो क्लास है वो है कॉस्ट शीट की क्लास नंबर 3, जिसमें मैं बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट आज आपको करवाने वाला हूँ। ये क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 2A का पहला पार्ट होगा कॉस्ट शीट का, उसमें सबसे पहला पॉइंट, जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो आपको निकालना पड़ता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो कॉस्ट शीट हम बनाएंगे एग्जाम में, उस कॉस्ट शीट को बनाने में सबसे पहले जो हमारे को कंप्यूटेशन करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। यानी जो फॉर्मेट इंस्टीट्यूट ने हमें बताया है वो क्या है, आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए स्टार्टिंग करनी होगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। मतलब इंस्टीट्यूट कहता है जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है आप बेटा उसे कंसीडर करके चलें, किसके साथ, जब आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन की कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पर, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और यहाँ पे आपको माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि एक जगह तो हमने यहाँ पे लिया कॉस्ट और एक जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, स्क्रैप वैल्यू। सर ये नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं आप, एक जगह कॉस्ट प्राइस लेके चल रहे हैं, एक जगह स्क्रैप वैल्यू लेके चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज आप हमें डिटेल में बता सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी, आज की क्लास कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के लिए बनाई गई है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, इसलिए आगे चलते हैं। तो फॉर्मेट फटाफट से आप इसे नोट कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस आपके पास है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, इतना सब कुछ नोट करने के बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले जब हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना होता है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम के पैसे लेने किससे हैं। मतलब जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारे पास में है, हाँ जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसके पैसे हमने चार्ज किससे करने हैं। पहला पॉइंट है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम के पैसे हमने लेने किससे, चार्ज तो कस्टमर कह सकते हैं या कंज्यूमर कह सकते हैं, एक ही बात है। अब कस्टमर कहता है कि मैं आपको जो पैसे दूंगा रॉ मटेरियल के, वो उस रॉ मटेरियल के पैसे दूंगा जो फिनिश गुड बनाने में लगा। मतलब जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड बनाने में नहीं लगा, मैं उसके पैसे आपको नहीं देने वाला, क्योंकि आप तो मुझे क्या बेच रहे हो, फिनिश गुड बेच रहे हैं। यदि आप मुझे फिनिश गुड बेच रहे हैं तो पैसे भी मैं आपसे किसके लूँगा, फिनिश गुड्स के तो लूँगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि कस्टमर आपको कोई भी पैसे एक्स्ट्रा नहीं देगा। तो सबसे पहले सपोज करते हैं जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा, रॉ मटेरियल परचेज, हमारे पास में है 10,000 किलोग्राम और 1 किलोग्राम मान लीजिए हमने खरीदा है 30 रुपीज़ के हिसाब से। तो 10,000 किलोग्राम मटेरियल 30 रुपये के हिसाब से हम कितने रुपए का परचेज करेंगे। हाँ जी, 10,000 किलोग्राम मटेरियल 30 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए का आ जाएगा। मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास में 1,000 किलोग्राम बच गया और ये 30 रुपये के हिसाब से आपके पास आ गया 30,000 का। ठीक है जी, नॉर्मल लॉस और दूसरा आपके पास है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमें बता रखा है, मान लीजिए सपोज करते हैं 200 किलोग्राम, और जो एबनॉर्मल लॉस है वो हमारे पास है 150। ठीक है जी, सर आप हमें बता सकते हैं सर नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। सब कुछ बताएंगे, काफ़ी डिटेल में बताएंगे, अभी तो शुरुआत ही की हमने। नॉर्मल लॉस हमारे पास है 200 किलोग्राम 30 रुपये के हिसाब से, इसकी जो कॉस्ट है वो आपके पास आ जाएगी 6,000 रुपये, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगी 4,500 रुपये कॉस्ट। ये कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना ये सारी की सारी कौन सी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि हमने 30 रुपये के हिसाब से रॉ मटेरियल परचेज किया। तो 200 किलोग्राम 30 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये कॉस्ट होगी। 150 किलोग्राम 30 रुपये के हिसाब से आपका हो गया 4,500। और हमें स्क्रैप वैल्यू का रेट भी बता रखा है, हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू एट द रेट ₹10 पर किलोग्राम। हाँ जी, रॉ मटेरियल का जो स्क्रैप वैल्यू रेट दे रखा है आपको वो है 10 रुपये पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 किलोग्राम रॉ मटेरियल यदि ख़राब हो जाता है तो 10 रुपये के हिसाब से जब आप उसे मार्केट में बेचेंगे तो आपको 200 किलोग्राम के 10 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये मिलेंगे। तो यदि आपसे कोई पूछे जी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर स्क्रैप वैल्यू आपके पास आ गई 2,000।
नॉर्मल लॉस की। और यदि एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो 150 किलोग्राम 10 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये आ जाएगा आपके पास में। सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप हमें क्वेश्चन में दे रहे हैं, ये एक एग्जांपल आपके लिए। आज का एग्जांपल नंबर 1 जिसमें हमें रॉ मटेरियल परचेज जो हमने 3 लाख रुपए का खरीदा है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 30,000, नॉर्मल लॉस हमारे पास है 200 किलोग्राम 30 रुपये के हिसाब से, इसकी कॉस्ट है 6,000। और यदि ये नॉर्मल लॉस हो गया, मतलब मटेरियल ख़राब हो गया और इसको आप मार्केट में एज अ स्क्रैप बेचने जाते हैं, तो आपको जो स्क्रैप बायर है, जो आपका कबाड़ी वाला बंदा है, वो आपको इस रॉ मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू कितने रुपये देने के लिए तैयार है? 2,000 रुपये। दूसरी तरफ आपके पास आता है एबनॉर्मल लॉस जो 150 किलोग्राम है 30 रुपये के हिसाब से, इसकी जो कॉस्ट है वो 4,500 रुपये है और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1500। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट ये है कि सर कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था? एक फॉर्मेट बताया था और उस फॉर्मेट में हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी नील। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास कितना है? 10,000 किलोग्राम 30 रुपये के हिसाब से आपके पास में आ जाएगा 3 लाख रुपए का। कैरेज इनवर्ड क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आपको लिखना पड़ेगा नील। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल एग्जाम्पल में नहीं दे रखा, तो आपको लिखना पड़ेगा नील। बेटा ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है, इसके अंदर जो जो चीज़ आपको दे रखी होगी वो लिखनी है, जो नहीं दे रखी उसको नील मान के आपको लिखना है। आगे आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास कितनी थी? देखिए, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है? 30,000 किलोग्राम में। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास है 30,000, 30,000। एबनॉर्मल लॉस आपको ध्यान रखना है, यहां पर एबनॉर्मल लॉस की बात आएगी तो आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। और यदि नॉर्मल लॉस की बात आती है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? स्क्रैप वैल्यू। सर ऐसा क्यों? बेटा यही पॉइंट समझाने के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपके लिए बना है। अब इसको समझ लेते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो अभी आंसर निकाल लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी थी क्वेश्चन में? यदि हम देखें तो हमारे पास में कितनी है? 4,500 रुपये। और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारे पास में? नॉर्मल लॉस की यदि हम स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो 200 किलोग्राम की स्क्रैप वैल्यू आपके पास है 2,000। तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपये लेके चलनी है, और जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी हमें कॉस्ट लेके चलनी है 4,500 रुपये। ऐसा क्यों करते हैं बस अभी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस 4,500 कॉस्ट प्राइस, और जो स्क्रैप वैल्यू है नॉर्मल लॉस की 200 किलोग्राम की 10 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये। फटाफट से बताइए आपका आंसर कितना आएगा जल्दी से। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3 लाख रुपए मेरे पास में है मटेरियल परचेज की कॉस्ट, और उसमें से हमने माइनस किया 30,000, माइनस किया हमने 4,500, माइनस किया हमने 2,000, और हमारे पास आ जाएगा 2,63,500। तो 2,63,500 हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमने एक जगह कॉस्ट लिया और एक जगह स्क्रैप वैल्यू लिया। ऐसा क्यों किया? अब उसको समझने का टाइम आ गया। चलो भाई समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने यदि नोट कर लिया हो तो हाँ जी, सबसे पहले बात ये आ रही है कि हमने जो पैसे लेने हैं रॉ मटेरियल के वो किससे लेने हैं? हमने लेने हैं पैसे कस्टमर से। तो कस्टमर कहता है भाई जो सामान आज आपने हमारे लिए यूज़ किया हम केवल उसके पैसे देंगे, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि भाई एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लॉसेस की। अब लॉसेस को बेटा हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक आपके पास आ गया नॉर्मल लॉस, और दूसरा आपके पास है बेटा एबनॉर्मल लॉस। कौन से लॉसेस को हम नॉर्मल लॉस कहते हैं, कौन से लॉसेस को हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो नेचर में अनअवॉइडेबल होगा। अनअवॉइडेबल लॉसेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मतलब कोई भी ऐसा नुकसान
जो अनअवॉइडेबल है, रोका ना जा सके, कब? प्रोडक्शन के दौरान। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसा गुड्स कस्टमर बनवाना चाहता है वैसा गुड्स बनवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल क्या करना पड़ता है, वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो साइज़ है, शेप है, कलर है, डिज़ाइन है, वो अलग होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कस्टमर कहता है भाई जैसा मुझे फिनिश गुड चाहिए, जैसा शेप मुझे चाहिए, जैसा डिज़ाइन चाहिए, वैसा यदि आप बना के दोगे तो मैं खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। तो हमने कस्टमर को समझाया कि फिनिश गुड्स का साइज़ शेप अलग है और रॉ मटेरियल का साइज़ और शेप अलग है। रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वेस्टेज ज़रूर होगी। कैसे? सपोज़ करते हैं कि हमें चाय बनानी है। हमें क्या बनानी है? एक कप चाय बनानी है। उस चाय को बनाने के लिए बेटा हमें सबसे पहले क्या चाहिए? वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए और टी चाहिए। जब हम चारों चीज़ें एक बाउल में, एक बर्तन में गैस पे रख के उसको गर्म करेंगे तो आपका जो वाटर है, मिल्क है और शुगर है वो तो मिल जाएंगे तीनों आपस में। लेकिन जो चाय की पत्ती है वो घुलती नहीं है, बल्कि वो अपना जो कलर है वो छोड़ देती है। जब आप कस्टमर को चाय दोगे तो चाय कैसे दोगे? डायरेक्टली चाय की पत्ती के साथ में या उसको छान के देंगे, फिल्टर करके देंगे? तो हमने क्या किया, चाय की जो पत्ती है वो कस्टमर को डिलीवर थोड़ी करनी है। कस्टमर कहता है भाई मुझे तो जो चाय दो वो फिल्टर दो, मतलब छान के दो। तो जैसे ही हमने उसको एक कप चाय छान के दी तो हमने देखा कि छन्नी के अंदर कुछ ना कुछ चाय की पत्ती रह गई। अब वो जो चाय की पत्ती वेस्ट हो गई है वो कब हुई है? ड्यूरिंग प्रोडक्शन। हम चाय बना रहे थे तब खराब हुई है, बड़े बड़े खराब नहीं हुई है। दूसरा, अनअवॉइडेबल है। यदि हम चाय बनाएंगे तो चाय की पत्ती हमें चाय बनाते टाइम डालनी पड़ेगी, और चाय की पत्ती पानी में जाने के बाद, घुलने के बाद में क्या होगा, जब गर्म करेंगे पानी को तो वो अपना जो फ्लेवर है, जो कलर है वो छोड़ देगी, और ऐसे में वो चाय की पत्ती अब आपके लिए बेकार हो जाएगी, क्योंकि दूसरे कस्टमर के लिए फिर से एक कप चाय बनानी है, 2 कप बनानी है, आपको नई चाय की पत्ती यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो चाय पत्ती जो आपके लिए टी है वो आपके लिए कौन सा लॉस हो गया? नॉर्मल लॉस है, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल लॉस है चाय बनाने वाले के लिए। कब हो रहा है ये लॉस? ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ऐसे सभी लॉसेस को हम किससे चार्ज करते हैं? चार्ज टू कस्टमर, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से ये नुकसान हुआ है तो कस्टमर इसके लिए जिम्मेदार है। एबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है? अवॉइडेबल लॉसेज हैं, मतलब आप उनको रोक सकते रहे, ठीक है ना। अवॉइडेबल लॉसेज ड्यू टू मैनेजमेंट डिफॉल्ट, ठीक है ना। और ये हम किससे चार्ज करते हैं? चार्ज टू ऑनर या मैन्युफैक्चरर। अब यदि ये लॉस मैन्युफैक्चरर बियर करेगा तो हम इसे कहां से रिकवर करेंगे? कॉस्टिंग P&L अकाउंट से। और चार्ज टू कस्टमर का मतलब क्या है? जितना भी नॉर्मल लॉस होगा उसके सारे के सारे पैसे हम कस्टमर से लेंगे। हम सारे के सारे पैसे किससे लेंगे? कस्टमर से लेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि कस्टमर से कितने पैसे लेंगे, ध्यान से समझना। कस्टमर से नॉर्मल लॉस के कितने पैसे लेने? तो जो अभी एग्जांपल चल रहा था उस एग्जांपल में आपने क्या नोट किया था? उस एग्जांपल में आपने नोट किया था कि नॉर्मल लॉस हुआ था आपका 200 किलोग्राम 30 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये का, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2,000 रुपये है। तो कस्टमर कहता है देखिए मेरी वजह से आपका नॉर्मल लॉस हुआ 200 किलोग्राम, क्योंकि जैसा गुड्स मैं बनवाना चाहता था वैसा गुड्स बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं मटेरियल की वेस्टेज करनी पड़ेगी। मैं इस बात से सहमत हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल और ले सकते हैं, कपड़े से शर्ट बनाते हैं तो कपड़े का जो साइज़ होता है वो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, शर्ट का साइज़ रेक्टेंगल फॉर्म में थोड़ी होता है। तो जब टेलर उस कपड़े को शर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका जो कपड़ा है वो थोड़ा थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। और ये बात कस्टमर भी जानता है कि 100% कपड़ा टेलर यूज़ नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ कपड़े की वेस्टेज जरूर होगी। ऐसे में हम कपड़ा तो पूरा लेके आएंगे लेकिन उस शर्ट में 100% पूरा कपड़ा थोड़ी लग जाएगा। मान लीजिए कपड़ा लाए हम 2 मीटर और शर्ट में लगा मान लीजिए 1.8 मीटर, ठीक है ना। तो 0.2 मीटर जो कपड़ा आपका वेस्ट हो गया वो कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस है। लेकिन जो टेलर है वो आपसे कपड़ा कितना मंगवाएगा? 2 मीटर, या वो कहता है जो शर्ट मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ उसके लिए कपड़ा कितना यूज़ होगा? 2 मीटर। 1 मीटर कपड़ा यदि 500 रुपये का, तो 2 मीटर कपड़ा आपका जो आएगा कितने का आएगा? 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में 1,000 रुपये का कपड़ा आ जाएगा। लेकिन लगा कितना? 1.8। तो 1.8 को यदि मैं 500 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1.8 को यदि मैं 500 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 900 रुपये। इसका मतलब 100 रुपये का जो कपड़ा है वो यूज़ ही नहीं हो पाया, नॉर्मल लॉस हो गया ड्यू टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब कस्टमर कहता है ठीक है जी, क्या ठीक है?
हाँ जी, कस्टमर क्या करे कि 200 किलोग्राम का 30 रुपये के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में आपका जो मटेरियल का नुकसान हुआ है वो 6,000 रुपये का हुआ है। लेकिन जब नुकसान मेरा है, कस्टमर कह रहा है मैन्युफैक्चर से, यदि नुकसान मेरा है तो इस नुकसान से होने वाली जो कमाई है, जो स्क्रैप वैल्यू आपके पास आएगी, वो आपकी थोड़ी है। जब आपने 200 किलोग्राम के सारे पैसे मेरे से चार्ज कर लिए तो इसको बेचने पे जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगी वो तो मुझे मिलनी चाहिए ना। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, आपको ही मिलनी चाहिए, आपको ही मिलनी चाहिए। तो ऐसे में हम कस्टमर से क्या कहेंगे, आपको 200 किलोग्राम के 6,000 रुपये देने पड़ेंगे और उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपये मिल रही है वो हम आपको वापस लौटा देंगे। तो वापस लौटाने का तरीका क्या होता है, 6,000 रुपये हमने लेने हैं कस्टमर से, 2,000 रुपये हमने कस्टमर को देने हैं, डिफरेंस कितना आएगा 4,000। तो हमें कस्टमर से नेट नॉर्मल लॉस के कितने पैसे लेने चाहिए, 4,000। अब 4,000 लेने का तरीका क्या है, 6,000 रुपये पहले कॉस्ट में प्लस कर दो और 2,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू का नाम से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यही हमने किया। हमने क्या किया, यहाँ पे जो 3 लाख रुपये है, हाँ जी, 10,000 किलोग्राम 30 रुपये के हिसाब से हमारे पास कितना था, 3 लाख रुपये। इसका मतलब 10,000 किलोग्राम के अंदर 200 किलोग्राम नॉर्मल लॉस शामिल है। इसका मतलब जैसे ही हम कस्टमर से 3 लाख रुपये मांगेंगे, मान के चलो हम उससे 6,000 रुपये भी मांग रहे हैं क्योंकि 6,000 रुपये इसमें शामिल है। अब 6,000 रुपये इसमें शामिल है तो कस्टमर कहता है 6,000 रुपये आपने ले तो लिया मुझसे, लेकिन ये जो 200 किलोग्राम का नुकसान हुआ है इसका मालिक तो मैं हूँ, इसकी स्क्रैप वैल्यू तो मुझे मिलनी चाहिए। हमने स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपये क्या कर दी, माइनस कर दी। तो नॉर्मल लॉस के केस में ध्यान रखना, पहले हमने 6,000 रुपये इस 3 लाख रुपये में जोड़ दिए और फिर बाद में 2,000 रुपये माइनस कर दिए ताकि नेट इफेक्ट हम कस्टमर से कितने रुपये चार्ज कर सकें, 4,000 रुपये चार्ज कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल लॉस का केस। अब आ जाओ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा नुकसान जिसे रोका जा सकता था लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उसने ध्यान दिया नहीं या उसके वर्कर ने ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं लापरवाही हो गई मैनेजमेंट के द्वारा या उसके वर्कर के द्वारा, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल ख़राब हो गया 150 किलोग्राम। अब 150 किलोग्राम मटेरियल जो हमारा ख़राब हुआ है 30 रुपये के हिसाब से, 150 किलोग्राम मटेरियल 30 रुपये के हिसाब से हमारा 4,500 रुपये का मटेरियल ख़राब हो गया। वो 4,500 रुपये हमारा लॉस है, हमारी स्क्रैप वैल्यू है। तो अभी ये सारा का सारा जो लॉस होगा वो हमें बियर करना पड़ेगा। हम कस्टमर से पैसे चार्ज नहीं कर सकते, हम कस्टमर से पैसे चार्ज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4,500 रुपये जो हमने यहाँ पे जोड़ रखे थे, जो हमने यहाँ पर जोड़ रखे थे इस 10,000 किलोग्राम में, इस 10,000 किलोग्राम में कहीं ना कहीं 150 किलोग्राम जो एबनॉर्मल लॉस है वो भी शामिल है, जिसके पैसे मैं कस्टमर से ले नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे 4,500 रुपये, पूरे के पूरे 4,500 रुपये माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये लॉस किसका है, मैन्युफैक्चरर का। अब यदि लॉस मैन्युफैक्चरर का है तो स्क्रैप वैल्यू का फायदा भी किसका है, मैन्युफैक्चरर का। तो मैन्युफैक्चरर क्या कहता है, 4,500 रुपये का मुझे नुकसान हुआ, हाँ जी 4,500 रुपये का मुझे नुकसान हुआ और 1,500 रुपये मुझे स्क्रैप वैल्यू मिली। तो इसका मतलब मेरा जो लॉस है वो 3,000 रुपये। तो कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर जो नेट इफेक्ट है वो कितना चला जाएगा, उसका 3,000। ध्यान से समझना, नुकसान जिसका फायदा भी उसका, नुकसान जिसका फायदा भी उसका, ये एक आपका कॉन्सेप्ट है जो आज आपने इस क्लास में सीखा है अभी तक। यदि मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, एक 2 व्हीलर है, अब वो आपने कहीं पार्किंग में खड़ा किया और वहाँ पे कोई चोरी करके आपका 2 व्हीलर ले गया, तो ऐसे केस में उस 2 व्हीलर का आपने इंश्योरेंस भी करवा रखा होगा। तो इंश्योरेंस किसको मिलेगा, उस 2 व्हीलर के मालिक को या उस 2 व्हीलर का जो मालिक है उसका दोस्त जो उसके साथ में आया जाया करता था उस स्कूटर पे बैठ के उसको। तो सिंपल सा जवाब है सर, 2 व्हीलर जिसका है, खोया तो उसका है, नुकसान तो उसका है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी किसको देगी, 2 व्हीलर के मालिक को देगी। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है बेटा, जिसका नुकसान उसका फायदा। नुकसान यदि कस्टमर का है तो स्क्रैप वैल्यू का फायदा भी कस्टमर को मिलेगा। नुकसान यदि मैन्युफैक्चरर का है तो उसके स्क्रैप वैल्यू का बेनिफिट भी किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरर का जो नुकसान है वो 4,500 रुपये है, जिसमें से उसको 1,500 रुपये स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी। तो वो अपना नेट लॉस कितना मान के चलेगा, 3,000। उसी तरीके से नॉर्मल लॉस के केस में जो नुकसान हुआ है वो 6,000 का हुआ है, उसमें 2,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू का फायदा कस्टमर को मिलना चाहिए। तो कस्टमर का जो नेट लॉस है वो 4,000 है और उस 4,000 को लिखने का तरीका क्या है, पहले 6,000 रुपये कॉस्ट में जोड़ दो, बाद में 2,000 रुपये क्या कर दो, माइनस कर दो। लेकिन एबनॉर्मल लॉस के केस में कस्टमर से 4,500 रुपये हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहता है लॉस मेरा है ही नहीं। कस्टमर कहता है मेरे से केवल उस मटेरियल के पैसे लो जो मटेरियल मेरी वजह से ख़राब हुआ है या जो फिनिश गुड्स आप मुझे दे रहे हो उसमें लगा, बाकी किसी मटेरियल से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा बात में तो दम है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।
यहाँ पर आपके पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना रहेगा, 2,63,500। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके लिए बनाता हूँ और फिर आप मुझे बताना कैसे आंसर निकालना है। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 2। कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाँ जी, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, रॉ मटेरियल परचेज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। आपके पास में है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। कैरियज इनवर्ड, मान लीजिए ये वैल्यू आपको दे रखी है 10,000 रुपये, 10,000। ये आपके पास है 4 लाख रुपीस। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 20,000। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आपके पास है 15,000। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस में आपके पास में दो चीज़ें हो सकती हैं, कॉस्ट भी हो सकती है और आपको स्क्रैप वैल्यू भी दे सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि जो उसकी कॉस्ट है नॉर्मल लॉस की वो आपके पास है 5,000 और जो स्क्रैप वैल्यू आपके पास दे रखी है वो आपके पास है 1,000 रुपये। ऐसी ही एबनॉर्मल लॉस, इसकी जो कॉस्ट आपको दे रखी है क्वेश्चन में, मान लीजिए 8,000 है और जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो आपके पास है 1,600, 1,600 रुपये। कैरेज इनवर्ड आपके पास में है 2,000 रुपीज़ और आपको फटाफट से क्या निकालना है, आपको निकालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम। जल्दी से निकालिए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल लॉस के केस में, हाँ जी, नॉर्मल लॉस के केस में आपको कंसीडर करना है स्क्रैप वैल्यू माइनस करते टाइम, और एबनॉर्मल लॉस के केस में कंसीडर क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना? अब फटाफट से क्या करना है, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है वो देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। हाँ जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक आपके पास में है रॉ मटेरियल का 10,000। रॉ मटेरियल परचेज आपके पास है बेटे 4 लाख रुपीस। आपके पास में कैरेज इनवर्ड, एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करना है, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना आपको। हाँ जी, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आपके पास में है 15,000। इन तीनों का सम करेंगे, इसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है, माइनस एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस की आपको कॉस्ट माइनस करनी है। रीज़न क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना भाई? तो फटाफट से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है आपकी 20,000। आपके पास में स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की कितनी है 1,000। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आपके पास है 8,000। हाँ जी, फाइनल आंसर आपके पास कितना आता है फटाफट से देखिए। हाँ जी, कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। 10,000 प्लस आपके पास है 4 लाख प्लस 2,000 प्लस 15,000, आपके पास आ जाएगा 4,27,000। और बेटा इसमें से आपने माइनस कर दिया 20,000 माइनस 1,000 माइनस 8,000 और आपके पास आंसर आ जाएगा 3,98,000। इस तरीके से रॉ मटेरियल कंज्यूम आपके पास आ जाएगा 3,98,000। सर क्या इसके ऊपर एग्जाम में कोई MCQ भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अभी आपका आंसर कितना है रॉ मटेरियल कंज्यूम का 3,98,000। मान लो यही सेम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दी जाए और वहाँ पे आपसे कहा जाए कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, और इसी को मैं MCQ बना देता हूँ। मान लो ये आपका एग्जाम में MCQ बन जाता है, यही सेम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है और वहाँ पे आपके पास A ऑप्शन में दे रखा है 4,98,000, B ऑप्शन में आपके पास है 3,98,000, C ऑप्शन में 2,98,000,
और डी ऑप्शन में 1,98,000। तो आपको पता ही है कि आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर क्या है, 3,98,000। तो प्रैक्टिकल भी आपके पास में एग्जाम में आ सकता है। जब आप कॉस्ट शीट बनाते हैं तभी आपका एक छोटा सा पॉइंट माना जाएगा, लेकिन जब आप एमसीक्यू करते हैं तो यही सेम क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल सकता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग आंसर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट गलत यूज़ करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आज की क्लास का क्या था भाई, कि जब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, कॉस्ट शीट का जो पहला पॉइंट आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू वो कैसे निकालते हैं। तो ये आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जिसको आपने यूज़ करना है। भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नोट कर लिया भाई सबने? चलें आगे, चलिए भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उनके पास में 3 तरीके के स्टॉक हो सकते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। RM का मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जो मैन्युफैक्चरर ने खरीद तो लिया लेकिन अभी तक कंज्यूम नहीं किया, ठीक है ना, उसके पास में रखा हुआ है, अनयूज मटेरियल है। अनयूज का मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के बाद अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, अनयूज मटेरियल हो गया। सपोज करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक साइकिल बनाना चाहते हैं, उस साइकिल को बनाने में, ये साइकिल आपके पास में दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो इस साइकिल को बनाने के लिए हमारे को कहीं ना कहीं मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ठीक है ना, ये फ्रेम हो गया, इसमें टायर लगे हुए हैं, ये आपके पास में फ्रेम आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में हैंडल आ जाएगा, ये आपके पास में चेन आ जाएगी, ये आपके पास में पैडल आ जाएगा, ये आपकी बेल हो गई, ये आपकी सीट हो गई, ये कैरियर हो गया पीछे बैठने के लिए, ठीक है ना। ये सारे पार्ट्स हैं जो हमने खरीद के रख लिए, ठीक है ना। उसी तरीके से यदि इन पार्ट्स को जब हमने अपने वर्कर को दिए फैक्ट्री के अंदर कि आप इन पार्ट्स को यूज़ करके साइकिल प्रोड्यूस करो, साइकिल हमारा फिनिश गुड्स है, तो उस साइकिल को बनाते टाइम वर्कर ने क्या किया, कुछ काम तो कर दिया, कुछ काम अभी नहीं किया। अब कुछ काम हो चुका है, कुछ काम नहीं हुआ। मान लो ये हमारा काम 60% कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल ये 60% कंप्लीटेड है। अब 60% बेटा कंप्लीटेड का मतलब क्या हुआ कि अभी 40% काम होना बाकी है। फॉर एग्जांपल मतलब जितना हमने काम किया है उस काम को करने में हमारे 60% खर्चा हो चुका। मतलब यदि टोटल साइकिल को बनाने में 1000 रुपये का मटेरियल लगता है तो हमने देखा कि 60% 600 रुपये का काम हो चुका है हमारा, तो 60% कंप्लीट हो गया। लेकिन आप इसे 100% कंप्लीट तो नहीं कह सकते ना, इसका मतलब ये आपके लिए क्या सेमी फिनिश्ड है, जिसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो कोई भी काम जो हमने शुरू तो कर दिया लेकिन अभी तक खत्म नहीं किया। आपका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो ले लिया CMA में, लेकिन अभी तक आपका CMA कंप्लीट नहीं हुआ। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, यार दोस्त आपको मिलता है तो आपसे पूछता जी क्या कर रहे हो, तो आप कहते हो जी CMA कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन क्लियर हो गया, अभी हम इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं। जब इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा तो आप कहोगे जी हम फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। जब आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा तो आप कहोगे जी अब हम CMA बन चुके हैं। जब तक आपका जवाब अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड्स को या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी लोग आपको मिलते हैं, जब तक आप उन्हें ये कहना बंद नहीं करोगे मैं CMA बन गया, यही कहते रहोगे मैं CMA कर रहा हूँ, मीन्स आप क्या है, सेमी फिनिश गुड्स हैं इंस्टीट्यूट के नज़र में, डेट इज WIP आप। अब नेक्स्ट आपके पास है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब जो काम आपको दिया गया था साइकिल बनाने का वो 100% साइकिल कंप्लीट हो गई, मतलब कस्टमर को अब आप डिलीवर कर सकते हो, 100% उसमें काम हो चुका है, सब कुछ इसमें लग चुका है, ठीक है ना, तो ये 100% कंप्लीट है। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि यदि कोई रॉ मटेरियल आपके पास में बच गया है, अभी तक आपने उसे यूटिलाइज नहीं किया, तो उसकी वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उस टेक्निक का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। तो जब मैं आपको मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि रॉ मटेरियल की जो स्टॉक की वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं। उसी तरीके से जो सेमी फिनिश गुड्स है, जो बेटा आपका सेमी फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल के बाद सेमी फिनिश गुड्स आएगा, उसकी कंप्यूटेशन मैं आपको सिखाऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में। और जो आपके पास में फिनिश गुड्स है उसका स्टॉक यदि आपके पास बच गया तो उसकी कैलकुलेशन आप कहाँ करते हैं, तो उसके लिए आपका चैप्टर है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। आप उसे कह सकते हैं कि हम कहाँ पे सीखने जा रहे हैं उसे, कॉस्ट शीट चैप्टर में। तो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग एक टेक्निक है जहाँ पर हम फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन सीखते हैं कि जो फिनिश गुड्स हमारा बन तो गया अभी बिका नहीं है, मान लो हमने 10,000 यूनिट बनाई, उसमें से हमने 8,000 यूनिट बेच दी, 2,000 यूनिट अभी भी बची हुई हैं, तो उन 2,000 की वैल्यू कितनी है अभी हमें ढूंढना बाकी है। बात समझ में आ रही है? तो उन 2,000 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट और टेक्निक का नाम है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। तो यहाँ पर आज इस चार्ट से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरीके के स्टॉक हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स।
क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। यदि ट्रेडिंग बिजनेस होता तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीके का स्टॉक होता है फिनिश गुड्स का, क्योंकि बना बनाया साइकिल ले रहे हैं, बना बनाया साइकिल बेच रहे हैं। लेकिन रॉ मटेरियल और WIP का पॉइंट तभी आएगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल को खरीद के लाते हैं, देन उसको प्रोसेस करते हैं और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हालत में उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फटाफट से आप इसे नोट कीजिए। नोट यदि कर लिया है तो आगे चलते हैं। मेहनत तो लगती है भाई हर चीज को समझने में, ठीक है ना भाई। चलो अब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हमने पहला पॉइंट सीखा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, दूसरा पॉइंट है फिनिश गुड्स की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। तो वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड होता है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट हीफो मेथड भी होता है, ठीक है ना। ऐसा ही आपके पास है वेटेड एवरेज मेथड। बट प्रैक्टिकली जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वहाँ पर हम दो तरीके के मेथड यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं कौन सा, फीफो मेथड, और एक हम यूज़ करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और वहाँ पे मेथड का नाम ना बता रखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये पॉइंट ध्यान रखना, यदि हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो 99.99% मान के चलो कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको करके दिखानी पड़ेगी। और वहाँ पे यदि किसी मेथड का नाम नहीं बता रखा बेटा आपको, तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट फीफो मेथड। ये मानकर कि आपका जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर का गुड्स है। पेरिशेबल का मतलब जानते हो ना, वो गुड्स जो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी तासीर क्या होती है, उस गुड्स का जल्दी ख़राब होने की नेचर होती है। तो ऐसे में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया आप उसे पहले कंज्यूम करो, ताकि जो गुड्स आप लास्ट में खरीदोगे, बाद में खरीदोगे, तो आप उसे ज़्यादा समय के लिए यूज़ कर पाओगे, तो उससे वेस्टेज क्या होगी, कम। तो वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब पॉइंट यहाँ पर आता है कि किसी सामान को बेचने से पहले या किसी सामान को यूज़ करने से पहले, हाँ जी, फीफो मेथड हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन के लिए। यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड बिफोर सेल। क्या मतलब है, जो सामान हम बेच रहे हैं, बेचने से पहले हमें पता है कि हमने पुराना सामान पहले बेचा है या पहले नया सामान बेचा है, ठीक है ना। क्योंकि हमने ओल्ड गुड्स को अलग रख दिया, न्यू गुड्स को हमने क्या कर दिया, अलग रख दिया। मान लीजिए हमारे पास 1000 यूनिट कल रात की बची हुई है फिनिश गुड्स की, तो कल रात का वो क्लोजिंग स्टॉक था, आज का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना भाई। मेरी बात को समझें। आज यदि आपके पास है 24 जुलाई, आज आपके पास कौन सी डेट है, 24 जुलाई, तो 24 जुलाई को आपके पास में दो तरीके का सामान होगा। एक कल रात का बचा हुआ 1000 यूनिट, और आज जो आपने 24 जुलाई को नया सामान बनाया होगा, मान लो 10,000 यूनिट, तो आपके पास टोटल सामान बेचने के लिए कितना होगा, 11,000। पुराना 1000, नया कितना है, 10,000। आपने मान लीजिए 9,000 यूनिट बेच दी, आपने 9,000 यूनिट बेच दी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 9,000 किस में से बेची है। तो फीफो मेथड क्या कहता है भाई, हमें पता है कि 9,000 में पहले हमने पुराना सामान 1,000 बेचा है, अब हमें और कितना बेचना है, 9,000 में 1,000 बिक गया पुराने में से, ओपनिंग स्टॉक में से सारा का सारा, 8,000 और बेचना है, जो हम किस में से बेचेंगे, 10,000 में से। तो इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो सारा का सारा 10,000 में से बचेगा। तो 10,000 का जो रेट होगा वही रेट आपका 2,000 का रेट होगा, उसे कहते हैं फीफो मेथड। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड क्या कहते हैं कि जो पुराना स्टॉक है और जो नया स्टॉक है, आपने उसे सेपरेट मेंटेन नहीं किया, आपने उसे क्या किया, एक ही जगह लाके स्टोर कर दिया। तो पुराना सामान और नया सामान मिक्स हो गया, मतलब 1,000 और 10,000 मिला के हो गया 11,000। 11,000 में से आपने 9,000 बेचा तो बच गया 2,000। इसका मतलब जो 2,000 यूनिट आपके पास में बची होगी क्लोजिंग स्टॉक की फिनिश गुड्स की, वो अब आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि 1,000 का पार्ट है या 10,000 का पार्ट है, क्योंकि आपने 1,000 और 10,000 को मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि 11,000 का रेट निकालना पड़ेगा। जो रेट बेटा 11,000 का आएगा वही रेट किसका होगा, 2,000 का होगा। बात समझ में आ रही है सबको। चलिए, तो अभी काफ़ी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे कि सर ये जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बने, ठीक है ना। तो फीफो मेथड जब आप अप्लाई करेंगे तो ये मान के चलते हैं कि गुड्स जो आपने बेचा है उसे बेचने से पहले आपको पता है कि आपने कौन सा पहले बेचा है, कौन सा बाद में बेचा है। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड में बेटा हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि जो सामान हमने बेचा है वो पुराने में से बेचा है या नए में से बेचा है, क्योंकि पुराना सामान और नया सामान आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया। अब फॉर्मूला क्या है, COP का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, COP का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, OS का मतलब है ओपनिंग स्टॉक, CS का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि फॉर्मूले में हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रखी है, बट एग्जाम में आपको फुल फॉर्म ही यूज़ करनी है। या आप यदि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो नीचे नोट लिख के ऐसे लिख के आना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिए। यदि मैं फीफो मेथड यूज़ करता हूँ और मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है तो फीफो मेथड के हिसाब से फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला सर कैसे बना हमें बता सकते हो? बिल्कुल बताना है बेटा, आज की क्लास का पर्पज़ ही यही है, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझना है और समझाना भी है। देखिए, यदि मैं वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करूँगा तो मेरा फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जो रेट निकल के आएगा उस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से। तो थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। तो बेटा एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए बनाता हूँ और वहाँ से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर होने वाली है सारी चीज़ें। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर हो गया 3। हाँ जी, इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, ये समझना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे बना फीफो का और वेटेड एवरेज का। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है, मान लीजिए 1000 यूनिट्स है और उसका जो अमाउंट है वो आपके पास है 10,000 रुपये। आपके पास है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो गुड्स आपने बनाया 10,000 यूनिट, उसका जो रेट है 12 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये हो गया। हाँ जी, क्वांटिटी सोल्ड, जो क्वांटिटी आपने सेल की है वो 9,000 यूनिट है, ठीक है ना। कितने में सेल किया? सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में दे रखी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें मान लीजिए दे रखी है 20 रुपये, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूजिंग फीफो मेथड और दूसरा आपके पास है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है जी। अब इन दो मेथड का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करना है वो सारी चीज़ें आज की क्लास में अब समझने वाले हैं, ठीक है भाई। देखिए भाई, पहले तो हमने आपके लिए एक एग्जांपल बनाया, एग्जांपल नंबर 3, और इस एग्जांपल में अब हमें ये समझना है कि फीफो मेथड कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर चीज़ों को लिखते हैं। हमारे पास में 9,000 यूनिट है जो हमने बेची है। अब जो 9,000 यूनिट हमने बेची है वो बेची किस में से है? पहला पॉइंट तो यह कि जो फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? क्वांटिटी जो बच गई उसके लिए या जो क्वांटिटी हमने बेची है उसके लिए। तो 99.99% लोग जो सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि सर ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप बोल रहे हो। नहीं, हमेशा जो फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड कोई भी मेथड यूज़ होता है वो हमेशा किसके लिए होता है? जो क्वांटिटी आपके पास से चली गई, जो क्वांटिटी आपके पास से चली गई का मतलब जो आपने बेच दी। हम बेची हुई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो फीफो लीफो वेटेड एवरेज कोई भी मेथड वो हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल होता है? क्वांटिटी सोल्ड के लिए। तो ध्यान से समझिए, हमने यहाँ पे देखा फीफो मेथड की बात कर रहे हैं सबसे पहले। हाँ जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? फीफो मेथड की। हाँ जी, फीफो मेथड के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1000 यूनिट है और उसका जो अमाउंट है वो 10,000 है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की। फिर हमने देखा हमारा जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन हमने किया वो 10,000 यूनिट है। अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 1000 और प्रोडक्शन हमने किया बेटा 10,000 और क्वांटिटी हमने सोल्ड कितना किया? क्वांटिटी हमने जो सोल्ड किया है वो है हमारे पास में 9,000। अब पॉइंट यहां पर ये बनता है कि जो 9,000 यूनिट हमने बेची है, 9,000 यूनिट जो हमने बेची है फीफो मेथड के हिसाब से, पहले हमने किसको बेचा? तो हमने क्या देखा कि पहले हमने 9,000 यूनिट में 1,000 यूनिट बेची। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो बैलेंस है वो तो जीरो हो गया, इसका बैलेंस हो गया नील, क्योंकि सारा का सारा हमने 1,000 यूनिट यहाँ पर सेल कर दी। अब हमें 8,000 यूनिट और बेचनी है। तो जो 8,000 यूनिट हमें बेचनी है वो 8,000 यूनिट हम किस में से सेल करेंगे? 9,000 टोटल हमें बेचना है। उसमें से 1,000 हम ओपनिंग स्टॉक में से बेच चुके हैं,
9,000 में 8,000 और बेचना है, वो किस में से बेचेंगे? 10,000 में से। बात समझ में आ रही है? फिर से समझ लो। हाँ जी, फीफो मेथड के हिसाब से 1,000 यूनिट हमारा ओपनिंग स्टॉक है, 10,000 हमारा प्रोडक्शन है, टोटल हमारे पास 11,000 यूनिट है। उसमें से हमने 9,000 यूनिट बेच दिए हैं, हमारे पास बची हैं 2,000 यूनिट। जो 2,000 यूनिट बची हैं, वो किस में से बची हैं? वो 2,000 यूनिट हमारे पास बची हैं 10,000 यूनिट में से। ध्यान से समझो कैसे। सर 9,000 में सबसे पहले हमने फीफो मेथड के हिसाब से 1,000 यूनिट बेच दी। अब हमें 8,000 यूनिट और बेचनी है, जो हम किस में से बेचेंगे? 10,000 में से। यदि 10,000 में से 8,000 यूनिट बेच दी हमने, तो हमारे पास में कितनी बची? 2,000। इसका ना 2,000 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, 2,000 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, वो सारा का सारा 10,000 का पार्ट है। इसका मतलब यदि मुझे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो मैं क्या कहूँगा कि 2,000 किसका पार्ट है? 10,000 का। 2,000 किसका पार्ट है? 10,000 का। तो 10,000 का अमाउंट कितना है? 10,000 का अमाउंट आपके पास कितना है? 1,20,000। तो 1,20,000 पे वैल्यू थी 10,000 यूनिट की, तो 2,000 की कितनी होगी? आप अमाउंट निकाल लो, पहले यहाँ पे डिवाइड करना है, तो आपके पास रेट आ जाएगा 12 रुपये। 12 रुपये को 2,000 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 24,000। अब आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हो। सर 1,20,000 पे क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और 10,000 आपके पास क्या है? क्वांटिटी प्रोड्यूस है, और सर 2,000 आपके पास क्या थी? क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आपका चमत्कारी फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। फीफो मेथड के हिसाब से जब भी क्लोजिंग स्टॉक का आंसर निकालना है, तो आपको बेटा ऐसे करना है। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? भाई कोई दिक्कत है तो बताओ। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। फटाफट से आप इसे नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो जो फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा था, वो यही तो लिखा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब वेटेड एवरेज पे आ जाओ। वेटेड एवरेज क्या कहता है? वेटेड एवरेज कहता है कि सर पुराना गुड्स और जो नया गुड्स है, वो तो हमने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया, मिला दिया। जैसे पेट्रोल पंप से आप अपनी कार में या टू व्हीलर में पेट्रोल भरवाते हैं, तो पेट्रोल पंप का जो टैंकर है, वो तो एक ही है ना उनके पास। तो वो क्या करते हैं, जो पेट्रोल पुराना था उसी में नया पेट्रोल मिला देते हैं। अब आप अपनी कार में पेट्रोल भरवाने गए, तो जो पेट्रोल आपकी कार में डाला जाएगा, उसमें पुराना पेट्रोल भी होगा, नया पेट्रोल भी होगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ जो पेट्रोल दिया जा रहा है, उसमें नया पुराना नहीं है, मिक्स हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने घर के आरओ से पानी की बोतल भर के ला रहे हैं, तो जो पानी की बोतल आप अपने घर के आरओ से भर के ला रहे हैं, उसमें कौन सा पानी आपने उस बोतल में डाला? आज वाला या कल रात वाला? तो हमने क्या देखा कि आरओ के अंदर कल रात 2 लीटर पानी था पहले से, और आज हमने मशीन ऑन कर दी, और मशीन ऑन करने के बाद उसमें 8 लीटर पानी और भर गया, क्योंकि जो फिल्टर है, जो आरओ है हमारे पास में, उसमें लेवल भी दे रखा होता है कितने लेवल तक पानी भर गया। तो हमने देखा था कल रात को 2 लीटर पानी बचा था, आज सुबह हमने देखा 2 लीटर पानी हमारे पास है, हमने फटाफट से बटन ऑन कर दिया, आरओ स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर में हमने आरओ बंद कर दिया, हमने देखा 2 लीटर से कितना हो गया? 10 लीटर, 8 लीटर और भर गया। तो इसका मतलब जब आपने उस पानी की बोतल आरओ से भरी, तो उसमें कौन सा पानी आपकी बोतल में आया होगा? पुराना पानी या नया, ओल्ड या न्यू? तो आप कहोगे सर पानी तो मिक्स हो गया, कल रात वाला आज वाला। तो हमने जो पानी भरा है वो 10 लीटर में से भरा है, ना कि 8 लीटर में से, ना कि 2 लीटर में से। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जब आप वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है? हाँ जी, जब आप वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ जी, वेटेड एवरेज मेथड। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक आपके पास था 1,000 यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास, मतलब जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की थी वो 10,000 थी, टोटल आपके पास कितना आ गया? 11,000। हाँ जी, सोल्ड कितना है? 9,000, 9,000। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 2,000। मुझे इन 2,000 यूनिट की वैल्यू पता लगानी है। इसका जो अमाउंट है
वो आपके पास है क्वेश्चन में 10,000, यहाँ पे वो 10,000 पे लिखा हुआ है। 1,20,000 पे हमारे पास है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल हमारे पास सामान हो गया 1,30,000 का। तो हम ये कह सकते हैं 1,30,000 पे जो वैल्यू है वो किसकी है, 11,000 यूनिट की। तो हमें 2,000 का आंसर निकालना है, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से जब हमने 9,000 यूनिट बेची, तो हमें नहीं पता कि इन 9,000 को हमने 1,000 में से बेचा है या 10,000 में से सेल किया। मतलब इन 9,000 यूनिट को जब हमने सेल किया तो हमें खुद नहीं पता कि हमने इसे 1,000 में से सेल किया या 10,000। तो ऐसे में माना जाएगा कि हमने 9,000 किस में से सेल किया, 11,000 में से। तो इसका मतलब जो 2,000 हमारे पास बचा है वो किस में से बचा है, 11,000 में से। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब मुझे निकालनी होगी तो मैं कहूँगा 1,30,000 पे जो वैल्यू है वो 11,000 यूनिट की है। तो 2,000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1,30,000 को आप 11,000 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 2,000 से, आपके पास अमाउंट आ जाएगा 23,636। ठीक है जी। अब इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। 1,30,000 क्या है, सम ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका मतलब हमने 1,30,000 को बनाने के लिए क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दिया वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और नीचे हमने डिवाइड किया 11,000 क्वांटिटी से। 11,000 किसका सम है, क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक। 2,000 आपके लिए क्या है, 2,000 आपके पास है क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का आपका फॉर्मूला बन गया वेटेड एवरेज मेथड से। बात समझ में आ रही है भाई सबको। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि कॉस्टिंग एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या करने समझने। तो आज की क्लास में अभी तक हम 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। एक रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, और दूसरा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की निकालने के लिए हमारे पास में 2 मेथड हैं, एक फीफो मेथड और दूसरा आपके पास है वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फॉर्मूले कैसे ड्राइव करने हैं, कैसे बने, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कुछ पॉइंट नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। देखिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन जो बुक में आपको प्रोवाइड करूंगा, उस बुक में कॉस्ट शीट का आज का पहला क्वेश्चन नंबर 6। A factory produces a standard product. The following information is given to you from whom you are required to prepare cost sheet. हाँ जी, आपको क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है, जिसमें मटेरियल की ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 10,000, परचेजेज आपके पास है 85,000, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 4,000। इसका मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहीं पे नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट तो नहीं दे रखा। नॉर्मल लॉस होगा तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है, एबनॉर्मल लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट माइनस करनी है। ये आपको ध्यान रखना है, गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। गलती का मतलब है आपका एक अटेम्प्ट बढ़ जाएगा और आपको बहुत नुकसान होगा। डायरेक्ट वेजेस 20,000 पे है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास है 100% ऑफ लेबर। तो लेबर आपकी यदि 20,000 है तो 100% हो गया 20,000 का 100% 20,000। नेक्स्ट आपके पास है ऑफिस ओवरहेड, जो आपके पास है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम होता है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसमें लिखा है ₹2 पर यूनिट सोल्ड। जितनी क्वांटिटी आपने बेची है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, अब ये पॉइंट आपका यहाँ पे होता है मेन शुरू, जिसमें लिखा है इन हैंड एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। मतलब आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1,000 यूनिट है और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 16,000। मतलब 1,000 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 16,000, 16,000 बेटा। प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब आपने इस साल 10,000 यूनिट बनाई है और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में है 2,000 यूनिट। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो दे रखी है, आपको क्लोजिंग स्टॉक जो 2,000 यूनिट है उसकी वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले चेक करो कि क्वेश्चन में कोई मेथड का नाम बता रखा है नहीं बता रखा है। तो मैंने क्या देखा, क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम नहीं बता रखा, ना फीफो का ना वेटेड एवरेज का। तो मैंने आपको क्या कहा था, यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, फीफो मेथड का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ऑल्सो फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी बतानी है
ऑन द बेसिस दैट प्रॉफिट मार्जिन इज यूनिफॉर्मली मेड टू यील्ड अ प्रॉफिट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारी सेलिंग प्राइस का 20% है। इस तरीके से आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है। देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगनिंग और एट द एंड। मतलब क्वेश्चन में आपके पास में WIP का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो मैंने देखा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरीके के स्टॉक हो सकते हैं, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। इस क्वेश्चन में मेरे को 2 तरीके के स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का। WIP का क्वेश्चन में साफ साफ बना कर दिया नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। चलो भी कॉस्ट शीट बनाते हैं फटाफट से, ठीक है ना। सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं। हाँ जी, सॉल्यूशन में हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेना ताकि आपको एग्जाम में जब रिवीजन करनी हो एग्जाम से पहले तो आपको पता चल जाए ये सॉल्यूशन कौन से क्वेश्चन का है। सबसे पहले बेटे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर आप लिखेंगे अमाउंट का कॉलम। यहाँ पे आप लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम के आपका 2 ऑप्शन है, या तो कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट आप बना रहे हैं उसी फॉर्मेट में प्लस माइनस करके लिख दो, या वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ओपनिंग कितना है 10,000, परचेज कितना है 85, क्लोजिंग कितना है 4,000। तो 10,000 प्लस 85,000 माइनस 4,000, हाँ जी कितना आ जाएगा आपके पास में 91,000, प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपके पास तीनों का जो सम है वो आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। फॉर्मेट में आपको पहले ही समझा चुका हूं, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। हमारे 3 तरीके के ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग। आपके पास में आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, और आप फैक्ट्री कॉस्ट की जगह दूसरा नाम भी लिख सकते हैं वर्क्स, एक ही बात है, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही एग्जाम में कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि आज तो मजे आ गए, 7 नंबर पक्के, क्योंकि चैप्टर बड़ा सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं यहाँ पर। आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है सबसे पहले। तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ जी, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो बेटे आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लस इसी फॉर्मेट को सेलिंग ओवरहेड, जो भी सेलिंग ओवरहेड होगा वो आप ऐड कर दोगे। तो आपके पास क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट, जितना प्रॉफिट हम चाहते हैं उतना प्रॉफिट आप ऐड कर दो। तो आपके पास आ जाएगा सेल्स वैल्यू, और क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड कर दो। क्वांटिटी सोल्ड से यदि आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है जी। तो इस तरीके से ही आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हो जाएगा। आपको एग्जाम में एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि यहाँ तो हमने जो फॉर्मेट यूज़ किया उसको थोड़ा सा इधर लिख दिया, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एक कंप्लीट पेज लेना है, पूरा एक कंप्लीट पेज लेना है एग्जाम में, और एक ही पेज में एक ही फॉर्मेट में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधा इधर कर दो आधा उधर कर दो, बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो स्टेटमेंट होती है वो एक ही फॉर्मेट होता है। ये तो अभी समझाने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा है तो आधा इधर लिख दिया आधा उधर लिख दिया, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा एक ही फॉर्मेट बनाना है, अधूरा नहीं बनाना, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, वेजेस कितनी है हमारे पास में, वेजेस कितनी है जल्दी बताओ। हाँ जी, वेजेस हमारे पास है 20,000,
बुक आपके पास है ही, उस बुक से आप देख के फटाफट से लिख देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास कितना है 10,000, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,21,000। फैक्ट्री का खर्चा क्वेश्चन में क्या बताया 100% ऑफ लेबर, तो 100% ऑफ लेबर का मतलब 20,000 हमारी लेबर है, उसका 100% हमने किया तो हमारे पास में आ जाएगा 20,000। आपके पास आ गया 1,41,000। ऑफिस एक्सपेंसेस के आगे लिखा हुआ है 100%, हाँ जी, ऑफिस एक्सपेंसेस के आगे लिखा है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। हाँ जी, ऑफिस एक्सपेंसेस के आगे लिखा है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, जो कि 1,41,000 है। तो 1,41,000 का 10% हमने किया, हमारे पास आ जाएगा 14,100। टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई 1,55,100। अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितनी यूनिट है 1,000 यूनिट है, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 16,000, 16,000 वो हमने यहाँ पे लिखा। और हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी 2,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है वो हमें नहीं पता, तो ये वैल्यू अभी हमें ढूंढनी है। ठीक है ना, हमें क्या करना है ढूंढना है। आगे देखते हैं, सेलिंग ओवरहेड के आगे लिखा हुआ है क्वांटिटी सोल्ड पर यूनिट है 2 रुपये, मतलब जितनी यूनिट बेचोगे 2 रुपये से क्या कर दो उसको मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड का एक वर्किंग नोट बनाना है। क्वांटिटी सोल्ड का एक वर्किंग नोट बनाना है आपको। हाँ जी, क्वांटिटी सोल्ड का वर्किंग नोट क्या होगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब हमने 10,000 यूनिट बनाई थी, 1,000 यूनिट हमारे पास पहले से है और 2,000 हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। इसका ना 11,000 में से 2,000 हमने सामान नहीं बेचा, 11,000 में से 2,000 नहीं बेचा, तो हमने बेचा कितना है 9,000 यूनिट। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। यदि 1,000 यूनिट मेरे पास पहले से है, 10,000 मैंने और बनाई, तो मेरे पास टोटल हो गई 11,000। 11,000 में से मैंने 2,000 सामान नहीं बेचा, तो मैंने बेचा कितना है 9,000। यदि मैं 9,000 सामान बेचूंगा तो 9,000 का 2 रुपये के हिसाब से सेलिंग ओवरहेड, 9,000 यूनिट का 2 रुपये के हिसाब से 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेलिंग ओवरहेड मेरे पास आ जाएगा बेटा 18,000, 18,000। अब मुझे क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट चाहिए, लेकिन टोटल कॉस्ट तब आएगी जब मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी, ताकि मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकूं। फिर मेरे को निकालना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या लिखा है सेल वैल्यू का 20%, मतलब जो भी मेरी सेल वैल्यू आएगी उसका 20% मेरा प्रॉफिट है। अब क्वांटिटी सोल्ड कितनी है ये तो मुझे पता चल गई, अभी मेरे को सिर्फ मेन कैलकुलेशन करनी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालने के लिए यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं ऊपर हेडिंग लिख के आएंगे, मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं फीफो मेथड, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमारा जो स्टूडेंट है वो हर चीज़ जानता है कि मेथड फीफो से अपना आंसर निकाल रहे हैं या वेटेड एवरेज से। क्वेश्चन साइलेंट है, बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये मान के कि गुड्स आपका पेरिशेबल है, जल्दी खराब होने वाला है, तो वेस्टेज कम हो उसके लिए हम फीफो मेथड यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास है 1,55,000 100 रुपये, डिवाइड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस जो कि हमारे पास है 10,000, और क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 2,000। तो 1,55,100 को 1,55,100 को बेटा डिवाइड करना है 10,000 से, मल्टीप्लाई करना है 2,000 से, आपके पास आ जाएगा 31,020 रुपीज़। और इस तरीके से आपके पास में 1,55,100 में प्लस किया आपने 16,000, माइनस कर दिया 31,020 रुपीज़, और आपके पास आ जाएगा वैल्यू 1,40,080 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,40,080 रुपये, उसमें सेलिंग ओवरहेड आपने प्लस कर दिया 18,000 रुपये, तो आपके पास आ जाएगा 1,58,080। ठीक है ना, 1,58,080 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट। अब आपको करना क्या है, प्रॉफिट निकालना है, सेल वैल्यू आ जाएगी, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 9,000 यूनिट से क्या कर देंगे डिवाइड। तो आज के मैं 2 कॉन्सेप्ट तो आपको समझा चुका हूँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम का और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि सर यदि प्रॉफिट हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, जरा उसको भी समझ लेते हैं भाई फटाफट से। प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या क्या केसेस मिल सकते हैं, ज़रा एक बार प्रॉफिट की कंप्यूटेशन समझ लेते हैं। सबसे आसान तरीका प्रॉफिट निकालने का हमारे पास क्या होता है, हाँ जी, पहला सेल्स में से आप माइनस करो टोटल कॉस्ट, तो बेटा आपके पास क्या आता है प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट, क्वांटिटी सोल्ड को
मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो आपके पास सेल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और यदि आप उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, मतलब क्वांटिटी सोल्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब यदि मैं क्वांटिटी सोल्ड कॉमन ले लेता हूं, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से माइनस कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है बच्चे, सब कुछ आपको डिटेल में समझा रहा हूं मैं। फॉर्मूला कैसे बना, मतलब ये आपके पास है सेल वैल्यू और ये आपके पास है टोटल कॉस्ट, मतलब इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाएगा। कोई नया चमत्कारी काम मैंने नहीं किया कि आपको लगे सुमित सर ने कोई चमत्कार कर दिया, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, जो है वही लिखा है। नेक्स्ट आपके पास है, हाँ जी, कई बार लिखा होता है क्वेश्चन में प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स, लेकिन आपको क्वेश्चन में सेल वैल्यू की जगह टोटल कॉस्ट दे रखी होती है, ठीक है ना, 1,00,000 रुपए ऐसे दे रखा है। ये आपका हो गया सी केस, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में एक और केस हो सकता है, हाँ जी, प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 25% ऑफ कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट ना देके क्वेश्चन में आपको सेल दे दी जाए 2,00,000 रुपए और आपसे कहा जाए प्रॉफिट फाइंड कीजिए, फाइंड प्रॉफिट, दोनों केस में। समझ गए भैया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल केस होते हैं। आपको यदि क्वांटिटी सोल्ड दे रखा है, प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। यदि सेल वैल्यू दे रखी है, टोटल कॉस्ट गिवन है, डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। कोई भी कर सकता है। अब दिक्कत कहाँ आती है, आपको दिक्कत यहाँ आती है कि प्रॉफिट जो दे रखा है वो तो सेल का 20% दे रखा है, लेकिन सेल ही नहीं दे रखी क्वेश्चन में, आपको उसकी जगह दे रखी है कॉस्ट। यहाँ वाले केस में प्रॉफिट है वो 25% ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट नहीं दे रखी है, बदले में क्या दे रखी है, सेल। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। एक तरीका तो आप उसे एक्स मान के करो, तो कई बच्चे एक्स मान के क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उन्हें डर लगता है एक्स से। उन्हें जहाँ पे भी एक्स वाई वेरिएबल का यूज़ करना पड़े वो रोने लग जाते हैं, सर अपने बस की बात नहीं है, मैथ्स तो हमसे होता ही नहीं था, ठीक है ना। तो फिर दूसरा तरीका कोई बताओ, तो मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन में हमारे पास में प्रॉफिट लिखा है 20% ऑफ सेल्स और क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट बता रखी है 1,00,000 रुपए और हमसे कह रहे हैं फाइंड प्रॉफिट, तो ऐसे केस में हम क्या करें, ऐसे केस में मेथड नंबर 1 ध्यान से समझ लो। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं ये आपके हर उस चैप्टर में इस्तेमाल होगा जहां पर भी आपको प्रॉफिट निकालना होगा, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर हो, चाहे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर हो, चाहे बजटरी कंट्रोल आपका चैप्टर हो, चाहे कॉस्ट शीट आपके पास हो, कोई भी ऐसा चैप्टर जहाँ पे आपको प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करनी हो, वहाँ हर जगह इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और आपको दिक्कत ना हो, आप समझो कैसे करना है फटाफट से। चलिए, तो सबसे पहले मेथड नंबर 1, इसमें हम क्या करते हैं, एज्यूम हमारे पास जो सेल वैल्यू है उसको एक्स मान लिया, एज्यूम सेल्स भी ₹X। अब सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू आपके पास होता है टोटल कॉस्ट। सेल्स को यदि मैंने एक्स मान लिया और प्रॉफिट मेरा सेल का 20% है, मतलब एक्स का 20%, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज़। अब एक्स का 20% क्या होता है, यहाँ बच्चों को चक्कर आ जाते हैं, सर हम तो घूम गए, हमें नहीं पता सर क्या होता है एक्स का 20%। यार घबराने की बात नहीं है, 20% का मतलब होता है 20/100, ठीक है ना। तो 20/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.20, क्या लिख सकते हैं, 0.20। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0.20x। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को यहाँ पर, जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, वो कहता है सर x में से 0.20x आप कैसे माइनस कर सकते हो। मैंने कहा भाई बहुत आसान तरीका है इसका, आप एक काम करो, x को कॉमन ले लो तो 1 - 0.20 आ जाएगा, तो 1 में से 0.20 माइनस कर दो,
तो आपके पास आ जाएगा 0.80। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 लाख को 0.80 से डिवाइड कर दो। हाँ जी, 1 लाख को यदि मैं डिवाइड कर दूँ 0.80 से तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1,25,000। इसका मतलब मेरी जो सेल वैल्यू है वो 1,25,000 रुपये आ जाएगी। और मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकाल दी, 1 लाख डिवाइड बाई 0.80, 1,25,000। हमें तो क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने के लिए बोले, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमारी जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपये और हमारी सेल कितनी है, 1,25,000। तो इस तरीके से प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट, मतलब कि 1,25,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू 25,000। समझ में आई, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अब हमें कोई एक ऐसा तरीका समझना चाहिए जिसमें x के झंझट से हम बच जाएं और फटाफट से हमारा आंसर आ जाए। तो मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फटाफट से आप इसके नोट कीजिए, यदि आप नोट कर चुके हैं तो आगे चलते हैं मेथड नंबर 2 पे। ठीक है ना भाई, मेथड नंबर 2। ये तरीका बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और एग्जाम में हमारे पास टाइम तो होता ही नहीं है। तो ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए, मेथड नंबर 2 की तरफ चलना चाहिए। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, सर ये जो प्रॉफिट है वो 20% ऑफ सेल है। सर ये जो प्रॉफिट है ये 20% ऑफ सेल है। 20% का मतलब होता है 20/100। पहले तो ये समझो कि 20% होता क्या है, 20/100 मतलब कि 1/5। ठीक है ना, तो आप इसको कह सकते हैं n/d, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन हो गया। 1/5 आपके लिए क्या है बेटा, फ्रैक्शन है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है वो 1/5 ऑफ सेल्स है। सर एक काम ना करें कि यदि हमें क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है तो प्रॉफिट की परसेंटेज को हम सेल से कॉस्ट पे निकाल लें। मतलब जो फ्रैक्शन हमें सेल पे दे रखा है प्रॉफिट का, यदि वो फ्रैक्शन हम सेल से कॉस्ट पे निकाल लें तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो यार तुम। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक चमत्कारी फॉर्मूला यूज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, यदि हमारा प्रॉफिट n/d ऑफ सेल्स है तो हम एक काम कर सकते हैं n/d माइनस n ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और ऐसे में हमारा प्रॉफिट दो तरीके से निकल सकता है, या तो मैं कॉस्ट पे भी निकाल सकता हूं या मैं सेल पे भी निकाल सकता हूं। तो यहां पे देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा, 1/5 ऑफ सेल मतलब 1/5 ऑफ सेल्स। 1 हो गया मेरा न्यूमरेटर और 5 मेरा हो गया डिनोमिनेटर। तो 1 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, 1 1 रहेगा। 5 में से मैंने 1 माइनस किया, मेरे पास आ गया 1/4। इसका मतलब जो प्रॉफिट सेल का 1/5 करके निकलता है वही प्रॉफिट कॉस्ट का 1/4 करके निकलता है। तो हम कह सकते हैं हमारा प्रॉफिट दो तरीके से निकल सकता है, या तो सेल्स का 1/5 कर दो या कॉस्ट का 1/4 कर दो। तो अब मेरे पास में प्रॉफिट कितना आएगा भाई, अब मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख रुपए मेरी कॉस्ट है और उसका 1/4 कितना आएगा, 25,000 रुपये। थोड़ी देर पहले जो मैंने मेथड नंबर 1 से आपको करवाया था उसमें सेल वैल्यू पहले निकाली थी एक्स मान के 1,25,000 रुपये, और उस 1,25,000 रुपये में से मैंने माइनस किया था 1 लाख रुपये मेरी कॉस्ट। तो मेरे पास कितना आया था, 25,000। 25,000 मेरा प्रॉफिट ऐसे ही डायरेक्टली आ जाएगा। क्यों बेकार में एक्स के चक्कर में मैं पड़ के अपना भी समय खराब करूँ, आपका भी खराब करूँ, आपको भी बेकार में संकट में डालूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सेल से कॉस्ट पे जाएंगे, किससे जाएंगे, सेल से कॉस्ट पे जाएंगे तो आपको माइनस करना है। अब आप सर माइनस क्यों करते हो, प्लस क्यों नहीं करते, क्योंकि बेटे सेल से हम कॉस्ट पे जा रहे हैं। जब मैं सेल से कॉस्ट पे जाता हूँ तो सेल वैल्यू होती है बड़ी और कॉस्ट वैल्यू होती है छोटी। जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाते हैं, 10 से मुझे 8 पे जाना है, तो 10 से 8 पे जाने के लिए 10 में 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जब मैं सेल से कॉस्ट पे जाऊँगा तो माइनस करूँगा। हाँ जी, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत किसी की, बोलो भाई फटाफट से। हाँ जी, आगे देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि मेरे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दूसरी होती, यदि मेरे पास में इंफॉर्मेशन दूसरी होती तो फिर मैं कैसे करता। हाँ जी, ध्यान दीजिए। यदि यहां पे लिखा होता क्वेश्चन में प्रॉफिट
25% ऑफ कॉस्ट, और क्वेश्चन में मेरे पास सेल वैल्यू दे रखी होती 2 लाख रुपए, और मुझसे कहा जाए फाइंड प्रॉफिट, तो फिर मैं कैसे निकालता? तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे भी दो मेथड है, मेथड 1 मेथड 2, ठीक है ना। मेथड 1 में हम क्या करते, एक्स मान के चलते टोटल कॉस्ट को, एज्यूम टोटल कॉस्ट बी रुपीज एक्स। तो ऐसे केस में क्या होता? हाँ जी, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। टोटल कॉस्ट को हमने एक्स माना, प्रॉफिट हमारा 25% है कॉस्ट का, इसका मतलब 25% इंटू एक्स करना पड़ेगा, इक्वल टू 2 लाख रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ पे x प्लस 0.25x, यह आ जाएगा 1.25x इक्वल टू 2 लाख रुपए। हाँ जी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 2 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा 1.25 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ जी, 2 लाख को हमने डिवाइड कर दिया किससे? 1.25 से, हमारे पास आ जाएगा 1,60,000 रुपये। ऐसे में प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट, मतलब कि 2 लाख रुपए में से हमने माइनस कर दिया 1,60,000 रुपये, और हमारे पास आ जाएगा बेटा 40,000 रुपये, ठीक है ना। अब मेथड नंबर 2 क्या कहता है? वो कहता है झंझटबाजी में मत पड़ो। यदि आपका प्रॉफिट n/d ऑफ कॉस्ट है, तो आप एक काम करो, n/d प्लस n ऑफ सेल्स कर दो। प्रॉफिट आपका दोनों से सेम आएगा, कॉस्ट का n/d करो और सेल्स का n/d प्लस n करो। मतलब कि 25% का मतलब होता है 25/100, मतलब 1/4। तो आपका जो प्रॉफिट कॉस्ट का 1/4 है, सेल का कितना आएगा? 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1 हो गया 5। तो उसका मतलब यदि मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो मैं सेल्स का 1/5 कर सकता हूं, ये कॉस्ट का कितना कर सकता हूं? 1/4। ये ध्यान रखना। तो ऐसे में अब मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? मेरी सेल्स है 2 लाख रुपए और मेरा प्रॉफिट 1/5 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये। अब 40,000 रुपये निकालने के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं भाई? इतनी मेहनत क्यों करूं? बिना मेहनत के काम चल तो रहे। तो बस आपको यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि सेल्स से कॉस्ट पे जाना है या कॉस्ट से सेल्स पे जाना है, ठीक है जी। अब 5 मिनट आपको और लगेगा, जरा फटाफट से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अपना। देखिए, अब कॉस्ट शीट हम बना रहे थे यहाँ पर, और हमारा जो प्रॉफिट है वो निकालना बाकी है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? हमारा प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20% ऑफ सेल, मतलब 1/5 ऑफ सेल, 1/5 ऑफ सेल। अब प्रॉफिट हमारा 1/5 ऑफ सेल है, लेकिन हमें तो प्रॉफिट सेल दे ही नहीं रखी है, हमें तो कॉस्ट दे रखी है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर यदि हमारा प्रॉफिट सेल का 1/5 है तो वो कॉस्ट का कितना होगा? 1/4। हाँ जी, 1,58,080 रुपये का हमने कर दिया 1/4। 1,58,080 का हमने कर दिया 1/4, हमारे पास आ जाएगा 39,520। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 1,97,600। हाँ जी, 1,97,600 आपके पास आ गई सेल वैल्यू। 9,000 यूनिट की, 9,000 से आपने डिवाइड किया तो सेलिंग प्राइस आपके पास में आ जाएगी 21.96 अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो पहले आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया और प्रॉफिट निकालने का तरीका भी सीखा, ठीक है ना। चलो, हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? चलिए फटाफट से चलते हैं आगे। 1-2 मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखिए भाई, हाँ जी 20%, हाँ जी 20% का मतलब होता है 1/5। 25% को हम कहते हैं 25/100। आप इसको सॉल्व करोगे
तो 1/4 आ जाएगा। 33 1/3%, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आ जाएगा 33 इंटू 3, 33 इंटू 3 आ गया 99, 99 प्लस 1 100/300, मतलब कि 1/3। ऐसे यदि आपके पास में 10% लिखा है तो 10/100 आपके पास आ जाएगा 1/10। हाँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको भाई? चलिए, तो ये तो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स, तो ये कॉस्ट का कितना होगा? हाँ जी, 1/4 ऑफ सेल्स, कॉस्ट का कितना होगा? 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो सेल्स का कितना होगा? 1/10 ऑफ टोटल कॉस्ट, तो सेल्स का कितना होगा? 3/11 ऑफ टोटल कॉस्ट, तो सेल्स का कितना होगा? ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको निकालनी है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आपको सेल्स से किस पे जाना है? कॉस्ट पे माइनस करना है। माइनस करने का मतलब 1/5 - 1, मतलब कि 1/4 ऑफ टोटल कॉस्ट। सेल्स से कॉस्ट पे जाना है, माइनस करना है डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर, तो आपके पास आ जाएगा 1/3 ऑफ टोटल कॉस्ट। हाँ जी, कॉस्ट से सेल्स पे जाना है, प्लस करना है, ठीक है जी। कॉस्ट से सेल्स पे जाना है, प्लस करना पड़ेगा, कॉस्ट से सेल्स पे जाना है, प्लस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस्ट से सेल पे और सेल से कॉस्ट पे। ध्यान रखो, बहुत सारे चैप्टर्स में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होने वाला है। कॉस्ट शीट हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, मतलब कोई भी ऐसा चैप्टर जहाँ पे प्रॉफिट की कंप्यूटेशन होती है, ठीक है ना भाई। चलिए, कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहे हैं प्रिपेयर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनानी है आपको, जिसमें लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,60,000 रुपये, वेजेज आपके पास है 80,000 रुपीज़, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास है 20% ऑफ वेजेस, ऑफिस का खर्चा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड आपके पास है 12,000, यूनिट प्रोड्यूस आपके पास है 4,000, यूनिट सोल्ड आपके पास कितना है 3,600, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास है 100 रुपये, और आपको यहाँ पे कॉस्ट शीट बनानी है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? इस क्वेश्चन में खास बात आपके पास है यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड। यूनिट्स प्रोड्यूस आपके पास है 4,000 और यूनिट सोल्ड आपके पास है 3,600। इसका मतलब यदि 4,000 बना रहे हो और 3,600 यूनिट बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास में 400 यूनिट बची हुई होंगी। तो जब बच्चा कॉस्ट शीट बनाता है तो ज़्यादातर बच्चा क्या करता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को कंसीडर ही नहीं करता, उसकी जगह नील लिख देता है। वो कहता है मुझे तो क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लोजिंग स्टॉक दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, आप अपनी आंखें खोल के क्वेश्चन सॉल्व करो, सोते हुए मत जाओ एग्जाम में, आंखें खोल के क्वेश्चन सॉल्व करो। यार 4,000 बना रहे हो, 3,600 बेच रहे हो, 4,000 बना रहे हो, 3,600 बेच रहे हो, 400 यूनिट कहाँ गई? वो 400 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है जो आपने बना तो ली, बेची नहीं है। तो जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो इस बात का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपका 400 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है। बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं फटाफट से। और सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 आपको बनाना है कॉस्ट शीट। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस, हाँ जी, आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक है नहीं क्वेश्चन में, तो बच्चा कहता है सर जैसे ओपनिंग नहीं है वैसे क्लोजिंग भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे गलती मत करना। आपने बनाया 4,000 यूनिट और बेचा आपने कितना है 3,600। इस पॉइंट को यहाँ पे समझें।
क्वांटिटी प्रोड्यूस आपके पास है 4000 यूनिट्स और क्वांटिटी सोल्ड आपके पास है 3600। अब यदि 4000 बनाते हो और 3600 ही बेच रहे हो तो इसका मतलब जो डिफरेंस आपके पास में आ रहा है 400 यूनिट का, वो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो वो क्लोजिंग स्टॉक आपको इस क्वेश्चन में दिखाई नहीं देगा, आपको ढूंढ के निकालना है अपनी तेज आंखों से। सीएमए वालों की आंखें बड़ी तेज होती है यार, ये तो मुझे पता चल गया। तो अब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग ओवरहेड। तो आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट, उस टोटल कॉस्ट में आप ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो आपके पास आ जाएगा सेल्स वैल्यू। और यदि सेल्स वैल्यू दे रखी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई, जगह कम है, इस टोटल कॉस्ट में मैं ऐड कर दूंगा प्रॉफिट, तो मेरे पास आ जाएगी सेल्स वैल्यू। चलिए भाई अब आगे देखते हैं। हाँ जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है मेरे पास क्वेश्चन में, 1,60,000 रुपये। क्वेश्चन आपके पास है ही, बुक आपके पास आ चुकी है। डायरेक्ट वेजेस आपके पास है 80,000, मेरे पास आ जाएगा 2,40,000 रुपये। फैक्ट्री का खर्चा मेरे पास में है 20% ऑफ वेजेस, तो 80,000 रुपये मेरी वेजेस है, उसका 20% आपको यहाँ पे निकालना है बेटे। आपके पास आ जाएगा 16,000 और आपके पास आ जाएगा 2,56,000। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बिल्कुल नहीं। अब ऑफिस का खर्चा क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट है 2,56,000, 2,56,000 का 10% आप यहाँ पे बेटा निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25,600। ठीक है जी, वैल्यू प्लस कर लो, 2,56,000 में 10% आपने ऐड कर दिया, आपके पास आ जाएगा 2,81,600। ध्यान से इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है, जो की पॉइंट है, वो आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक है, जो हर बच्चा एग्जाम में लिखना भूल जाता है और उसके 7 नंबर चले जाते हैं। बच्चा कहता है सर एक छोटी सी तो गलती की है, क्या मेरे 7 नंबर चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे भाई। इंस्टीट्यूट कहता है प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल कभी गलती करेगा तो माफ़ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है 400 यूनिट की। तो आपके पास 400 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहोगे, सर 400 यूनिट किस में से बची है? 400 यूनिट किस में से बची है? 4,000 में। तो आपको करना क्या होगा, 2,81,600, 2,81,600 डिवाइडेड बाई 4,000 मल्टीप्लाई बाई 400 इक्वल टू 28,160। आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 28,160। आपको माइनस करना है बेटा यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2,53,440 और 12,000 आपके पास है क्लोजिंग, कौन सा, सेलिंग ओवरहेड। हाँ जी, 2,81,600 में से हमने स्टॉक की वैल्यू माइनस की 28,160, हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,53,440 और उसमें हमने सेलिंग ओवरहेड प्लस कर दिया 12,000, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,65,440। हाँ जी, 2,65,000 आपके पास आ जाएगा 440 टोटल कॉस्ट। और आपके पास सेल वैल्यू कितनी है, 3600 यूनिट आपने बेची है, सेलिंग प्राइस आपके पास है 100 रुपये। 3600 यूनिट आपने बेची है, सेलिंग प्राइस आपके पास है 100 रुपये, तो आपके पास सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600 यूनिट, 3600 यूनिट को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपये से तो 3,60,000, 3,60,000 रुपये आपके पास आ जाएगी सेल वैल्यू। 3,60,000 माइनस कर दो, 3,60,000 में से 2,65,440, तो आपके पास 94,560 प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो यदि मेरे को सेल पता है, टोटल कॉस्ट पता है, सेल पता है, टोटल कॉस्ट पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो आप कहोगे सर आज की क्लास में आपने हमें क्या क्या सिखाया, तो मैं कहूँगा सबसे पहले मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम का ट्रीटमेंट बताया, कैसे निकाला जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, फीफो और वेटेड मेथड से। फिर मैंने आपको बताया प्रॉफिट यदि आपको नहीं दे रखा सीधे तरीके से तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, दिसंबर 25 या जून 26 में हो सकता है इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दे जिसमें क्लोजिंग स्टॉक आपको खुद ढूंढना पड़े। अक्सर क्वेश्चन में तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी साइलेंट होती है, मिसिंग होती है, आपको अपनी तेज आंखों का इस्तेमाल करके उसको ढूंढना पड़ेगा। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है जी, बाय बाय। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए।